India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे उन बहुचर्चित मामलों के बारे में जिनकी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई हुई। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान 5 जजों की संविधान पीठ में नेपाल के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करते हुए अपने संविधान की सराहना की। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल का ताजा उदाहरण सामने है, वहां का हाल हम देख रहे हैं। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने भी सीजेआई का समर्थन करते हुए कहा, पहले बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात देखे जा चुके हैं। इस दौरान यह मामला तब उठा जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये डाटा दिया गया कि 1970 से लेकर अब तक 17,000 बिल राज्यपालों के पास भेजे गए हैं, जिनमें से 90% बिल 1 महीने के अंदर पास किए गए। अभी तक मात्र 20 बिल ही ऐसे हैं जो पास नहीं किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम डाटा पर नहीं जाएंगे क्योंकि एसजी ने याचिकाकर्ताओं को डाटा देने पर आपत्ति उठाई थी। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, हमारा संविधान 75 सालों से संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से चलता आ रहा है। उस दौरान चाहे 50 हो 90% बिल पास हुए हो, इसका कोई मतलब नहीं है। यह बात उन्होंने तब कही जब एसजी ने 1970 से 2025 के बीच पास हुए बिल का डाटा कोर्ट के सामने रखने की दलील दी। हालांकि एसजी ने अपने डाटा में राज्यपालों के द्वारा पास किए गए बिलों को 3 कैटेगरी में कोर्ट के सामने रखते हुए कहा था कि 90 बिल 1 महीने में और बाकी 3 और कुछ ही ऐसे हैं जो 6 महीने के बाद ही पारित किए गए हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कुछ ही बिल ऐसे होते हैं जो ऑस्ट्रेशियस या संविधान की भावना के खिलाफ होते हैं, वहीं पारित नहीं किया जाता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि हर एक बिल की स्थिति अलग अलग होती है, जिसके आधार पर राज्यपाल उन पर निर्णय लेते हैं। हालांकि आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का विरोध करने वाले राज्यों की तरफ से दलीलें पूरी कर ली गई हैं। कल भी इस मामले पर केंद्र सरकार की ओर से दलील जारी रहेगी। पूर्व जेएनयू छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खालिद को इस मामले में 5 साल से हिरासत में रखा गया है। उन्होंने 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका इस साजिश में गंभीर थी, जिन्होंने सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को उकसाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमा स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना चाहिए और जल्दबाजी में सुनवाई दोनों पक्षों के लिए हानिकारक होगी। खालिद के अलावा शर्जिल इमाम, अतहर खान, खालिद साइफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा और रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थी। शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम शामिल है। अन्य आरोपियों में ताहिर हुसैन, इशरत जहां, आसिफ इकबाल तनहा, देवंगना कालिता और नताशा नरवाल भी शामिल हैं। गौरतलब है कि जून 2020 में सैफोरा जरगर को गर्भावस्था के कारण मानवीय आधार पर जमानत दी गई थी। इसके अलावा जून 2021 में हाई कोर्ट ने 3 अन्य आरोपियों आसिफ इकबाल तनहा, देवांगना कालिता और नताशा नरवाल को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति या सीईसी को गोवा के
महादेई वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गोवा सरकार को भी निर्देश दिया है कि जब तक मामला फिर से सुना नहीं जाता तब तक क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखे। सीईसी इस मुद्दे की जांच करेगी और 6 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें सभी हितधारकों के विचार शामिल होंगे। गोवा सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे उन क्षेत्रों में यथास्थिति बनाए रखें जिन्हें हाईकोर्ट ने बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को 3 महीने के भीतर बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। यह मामला 12 नवंबर 2025 को फिर से सुना जाएगा, जब सीईसी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और पार्टियां अपने जवाब दाखिल करेंगी। गोवा फाउंडेशन ने एक याचिका दायर की थी जिसमें महादेई अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की मांग की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों का हवाला दिया गया था। गोवा सरकार ने इसका विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इसके विकास परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा और बाघ अभयारण्य के पास रहने वालों पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार जो आरक्षण श्रेणी में आयु छूट लेकर आवेदन करते हैं उन्हें बाद में अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों में चयन के लिए नहीं माना जा सकता, अगर भर्ती नियम ऐसे स्थानांतरण को स्पष्ट रूप से रोकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की खंडपीठ ने यह मामला सुना, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा है। इसमें आयु सीमा 18 से 23 वर्ष तय थी और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई थी। प्रतिवादियों ने ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया और इस छूट का लाभ लिया। हालांकि उन्होंने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन ओबीसी वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से कम अंक होने के कारण चयनित नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि उन्हें मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग की सीटों पर विचार किया जाना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर गलत तरीके से भरोसा किया। उस मामले में उत्तर प्रदेश के विशेष कानूनी प्रावधान लागू थे जो ऐसे स्थानांतरण की अनुमति देते थे, जबकि वर्तमान मामले में कार्यालय ज्ञापन स्पष्ट रूप से कहता है कि छूट लेने वाले उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सीटों पर नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का भी हवाला दिया और स्पष्ट किया कि उम्मीदवार केवल तभी सामान्य वर्ग की सीटों पर स्थानांतरित हो सकते हैं जब उन्होंने कोई विशेष रियायत या ना ली हो और भर्ती नियमों में इस पर कोई रोक ना हो। चूंकि वर्तमान मामले में स्थानांतरण पर स्पष्ट रोक थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और प्रतिवादियों को सामान्य सीटों पर स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार अपील को मंजूरी दी गई। मालेगांव विस्फोट मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अपील दायर की, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है। यह विस्फोट 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। मालेगांव में एक चौक पर हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। 31 जुलाई 2025 को विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विशेष अदालत ने अपने फैसले में कई त्रुटियां की हैं और आरोपियों को बरी करना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की थी, जिसने 2016 में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया और इसलिए आरोपियों को
संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने अब अपील में आरोप लगाया है कि विशेष अदालत ने अपने फैसले में कई त्रुटियां की हैं और आरोपियों को बरी करना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। करिश्मा कपूर के बच्चे अपनी सौतेली मां प्रिया कपूर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने संजय कपूर की वसीयत को गलत तरीके से पेश किया है और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। संजय कपूर की वसीयत के अनुसार उनकी पूरी संपत्ति प्रिया कपूर को दी गई है, जबकि करिश्मा कपूर के बच्चों का आरोप है कि ये वसीयत नकली है और उनके पिता की असली इच्छा नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है, जिसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं। कोर्ट ने प्रिया कपूर से यह भी पूछा है कि उन्होंने करिश्मा कपूर के बच्चों को वसीयत के प्रति क्यों नहीं दी, जबकि वे इसके लिए तैयार हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी, जब कोर्ट इस पर फैसला करेगा कि करिश्मा कपूर के बच्चों की अर्जी पर अंतरिम आदेश जारी किया जाए या नहीं। समायरा और कियान कपूर अपनी मां करिश्मा कपूर के माध्यम से इस मामले में शामिल हैं। प्रिया कपूर संजय कपूर की तीसरी पत्नी और इस मामले में मुख्य प्रतिवादी है। संजय कपूर की मां, जिन्होंने भी इस मामले में अपनी बात रखी है। संजय कपूर की संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपए है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को गाजियाबाद में जल निकायों पर अवैध कब्जों के संबंध में नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। गाजियाबाद में 1075 तालाबों में से 231 पर अवैध कब्जे हैं, जो लगभग 57 हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं। एनजीटी ने 2021 में अवैध कब्जों को हटाने और जल निकायों की बहाली के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। सदर तहसील में 29, मोदी नगर में 120, लोनी में 38 और गाजियाबाद नगर निगम सीमा में 44 तालाब अवैध कब्जे में हैं। एनजीटी ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। एनजीटी ने कहा कि जल निकायों का संरक्षण एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय पर्यावरण शासन का मामला है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अवैध कब्जों को हटाने और जल निकायों की बहाली के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मामले पर सुनवाई हुई। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेने के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि नियम कहता है कि नागरिक ही वोटर हो सकता है, जबकि इस मामले में वोटर लिस्ट में नाम पहले शामिल हो जाता है और नागरिकता बाद में मिलती है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट याचिका दाखिल कर कहा गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की थी, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था। ऐसे में इस मामले में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वो इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करे और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। याचिका में कहा गया है कि यहाँ सवाल यह है कि आखिर किस डॉक्यूमेंट के जरिए सोनिया गांधी नई दिल्ली से वोटर बनी थी और 1982 में नाम वोटर लिस्ट से डिलीट भी किया गया। इसके साथ ही 1982 में वोटर लिस्ट से सोनिया गांधी के साथ संजय गांधी का भी नाम डिलीट किया गया, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि उस समय ना तो पैन कार्ड और ना ही आधार कार्ड था। उस समय या तो पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड ही पहचान का आधार था, जिससे नागरिकता तय होती थी। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सवाल उठाया गया है
कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में नाम कैसे शामिल था। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम डिलीट हुआ, वोटर लिस्ट से आखिर क्यों डिलीट किया गया। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि जब 1983 में नागरिकता हासिल की तो किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया गया। क्या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.